तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। और इससे जुड़े जो पॉइंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि व्यापार संतुलन के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके अलावा भुगतान संतुलन के घटक कौन कौन से हैं या प्रकार, ठीक है। घटक प्रकार इसमें दोनों एक ही है। और चालू खाता और पूंजी खाता किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि इस टॉपिक की हर एक चीज़, हर एक बात आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम देखते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन को इंग्लिश में बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट फॉर्म में BOT बोलते हैं, ठीक है। BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। देखो, आयात मतलब होता है खरीदना और निर्यात मतलब होता है बेचना। जब दो देश आपस में खरीदना बेचना या व्यापार करते हैं, ठीक है, व्यापार करते हैं, तो उसमें खरीदने बेचने का जो अंतर होता है, ठीक है, उसको हम व्यापार संतुलन कहते हैं। जैसे मान लो कि भारत ने पाकिस्तान को 100 रुपये की कोई चीज़ बेची, ठीक है, और फिर पाकिस्तान ने भारत को 50 रुपये की कोई चीज़ बेची। तो देखो, पाकिस्तान ने 50 रुपये की चीज़ बेची और भारत ने 100 रुपये की चीज़ बेची। तो ये जो अंतर है, इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा किए गए कुल आयात एवं कुल निर्यात का अंतर होता है, ठीक है। व्यापार संतुलन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अब देखो, व्यापार संतुलन के प्रकार को हम देखते हैं। तो व्यापार संतुलन, इसमें पहला प्रकार है अनुकूल व्यापार संतुलन, ठीक है। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है, जब आयातों की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। देखो, पहले आप आयात और निर्यात को समझ लो। आयात किसी भी तरह के उत्पादों को बाहर के किसी देश से अपने देश में लाने को आयात या इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जब किसी देश से हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, यानी लाते हैं या खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। और वस्तुओं एवं सेवाओं को किसी देश से दूसरे देश में भेजना निर्यात या एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश को कुछ भेजते हैं या बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं या भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो जब आयतों की तुलना में निर्यात अधिक होता है तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब जब हम किसी चीज़ को खरीदते ज़्यादा हैं, ठीक है, और बेचते कम हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन, ठीक है। आयात कम रहता है इसमें और निर्यात अधिक रहता है। और दूसरा प्रकार है जो, वो है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ये क्या है, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, खरीदते कम हैं, ठीक है, खरीदते कम हैं और बेचते ज़्यादा हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। इसमें क्या रहता है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन में आयात अधिक रहता है और निर्यात कम रहता है। तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा साम्य व्यापार संतुलन। ये क्या है, तो देखो, साम्य व्यापार संतुलन से अभिप्राय विदेशी व्यापार की उस दशा से है जिसमें किसी वर्ष में देश के आयातों का मूल्य, ठीक है, आयातों का मूल्य यानी बेचने का मूल्य निर्यातों से प्राप्त राशि के बराबर हो, ठीक है। मतलब जितना हम खरीदते हैं और जितना हम बेचते हैं दोनों का पैसा बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्य व्यापार संतुलन। जैसे मान लो कि हमने 50 रुपये का कुछ बेचा, ठीक है, और 50 रुपये का कुछ ख़रीदा तो इन दोनों की राशि बराबर है, ठीक है।
बराबर हमने व्यापार किया तो इस बराबर व्यापार को हम साम्य व्यापार संतुलन कहते हैं। पर्याय ऐसी स्थिति देखने में नहीं आती जब आयात एवं निर्यात दोनों बराबर हों। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयात और निर्यात बराबर होते हैं। तो आई होप आपको तीनों ये समझ आ गए होंगे। तो देखो अब हम देखते हैं व्यापार संतुलन की गणना। तो देखो व्यापार संतुलन की गणना निम्न समीकरण से की जाती है। ठीक है, व्यापार संतुलन की गणना करने के लिए क्या करना पड़ता है, निर्यात यानी x माइनस आयात यानी m और बराबर टीबी मतलब व्यापार संतुलन। ठीक है, x माइनस एम बराबर टीबी। ठीक है, अगर ये हम करेंगे कि निर्यात में से आयात को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, व्यापार संतुलन आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस एम इक्वल टू टीबी। ठीक है, हिंदी में x का मतलब है निर्यात, m का मतलब है आयात और टीबी का मतलब है व्यापार संतुलन। ठीक है, अब देखते हैं हम भुगतान संतुलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BOP। ठीक है, तो ये क्या है, भुगतान संतुलन में किसी निश्चित समय अवधि या एक वर्ष में किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन के समस्त विवरण को भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी दो देश आपस में जब ये लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उनके पूरे साल का जो लेखा जोखा होता है, ठीक है, लेखा जोखा होता है मतलब इस देश ने इसको कितना बेचा, इससे कितना ख़रीदा, ठीक है, और इसी तरह इस देश ने इससे कितना बेचा और कितना ख़रीदा, दोनों देशों का लेखा जोखा जो होता है उसके संतुलन को हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। ठीक है, लेखे जोखों को भुगतान संतुलन कहते हैं। और दो देशों के बीच जब व्यापार होता है तो दोनों देशों में उसका लेखा जोखा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि पाकिस्तान और भारत के साथ व्यापार हुआ तो भारत ने पाकिस्तान को जितना बेचा और इससे जितना ख़रीदा उस सब का लेखा जोखा किसके पास रहेगा, भारत के पास। ठीक है, और पाकिस्तान के पास भी रहता है। ठीक है, तो इस संतुलन को क्या कहते हैं, इस विवरण को जो लेखा जोखा रखा जाता है इस विवरण को हम कहते हैं भुगतान संतुलन, यानी हिसाब किताब लेन देन का हिसाब रखना। ठीक है, भुगतान संतुलन कहलाता है। अब देखो भुगतान संतुलन की देख रेख हर देश की केंद्रीय बैंक करती है। सभी देश में पैसे को डॉलर में लिखा जाता है, मतलब हर देश में एक केंद्रीय बैंक होती है। जैसे हमारे भारत देश में RBI केंद्रीय बैंक है, इसी तरह हर देश में केंद्रीय बैंक होती है और सभी देशों के पैसों को किस में लिखा जाता है, डॉलर में लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नागरिकता मायने नहीं रखती बल्कि व्यक्ति किस देश में निवास कर रहा है यह मायने रखता है। मतलब जैसे देखो पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत में रहता है, ठीक है, यहाँ भारत में रहता है पाकिस्तान का व्यक्ति, तो जब वो व्यक्ति पाकिस्तान में व्यापार करेगा, ठीक है, व्यापार करेगा तो उसको हम किस में रखेंगे, भुगतान संतुलन में रखेंगे, क्योंकि वो नागरिक जरूर यहाँ का है। ठीक है, नागरिक जरूर यहाँ का है पाकिस्तान का, परंतु रहता कहाँ है, वो भारत में, और भारत से व्यापार कर रहा है, इसलिए उसको हम भुगतान संतुलन में रखेंगे। इसलिए नागरिकता मायने नहीं रखती बल्कि निवास मायने रखता है। किसी अन्य देश का नागरिक जो भारत में रहता है और भारत के किसी व्यक्ति के साथ उसका लेन देन है तो उसे भुगतान संतुलन में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे देखो ये पाकिस्तान, ये भारत, ठीक है, और पाकिस्तान का एक नागरिक भारत में रहता है और ये पाकिस्तान का नागरिक किसी भारत के नागरिक से व्यापार करता है। ठीक है, भारत में रह के भारत के ही किसी नागरिक से व्यापार करता है तो उसको हम भुगतान संतुलन में नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रखा जाता है। आगे देखते हैं। अब देखो व्यापार संतुलन में सिर्फ क्या होता है, व्यापारिक लेन देन होता है। व्यापार संतुलन में सिर्फ व्यापारिक लेन देन होता है, मतलब जो हम बेचते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उसी का लेन देन होता है, व्यापारिक लेन देन होता है। जबकि भुगतान संतुलन में सभी प्रकार का लेन देन होता है। आगे हमारा भुगतान संतुलन में लेन देन के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से, पहला पक्ष होता है हमारा धनात्मक पक्ष, ठीक है, और दूसरा होता है ऋणात्मक पक्ष। तो देखो धनात्मक पक्ष क्या है, जो पैसा देश में आ रहा है उसे धनात्मक पक्ष में रखते हैं यानी प्लस में रखते हैं, और जो पैसा देश से बाहर जा रहा है उसे ऋणात्मक पक्ष में रखते हैं यानी माइनस में रखते हैं। ठीक है, अब देखो
एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत से अमेरिका में पैसे भेजता है तो भारत के भुगतान संतुलन में ऋणात्मक पक्ष और अमेरिका में धनात्मक पक्ष में लिखा जाएगा। जैसे देखो, भारत का व्यक्ति है, ठीक है, भारत का व्यक्ति है और इसने पैसे कहाँ भेजे, अमेरिका में भेजे। तो भारत से इसने पैसे भेजे तो भारत में तो जितने पैसे उसने भेजे उतने पैसे की भारत में कमी आ गई, और जितने पैसे भारत से उसने अमेरिका में भेजे उतने पैसे की अमेरिका में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। तो अमेरिका में इसका लेखा जोखा जो होगा उसमें प्लस में लिखा जाएगा, और भारत में जो इसका लेखा जोखा होगा उसका माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखो, भुगतान संतुलन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से। पहला घटक जो होता है हमारा वो होता है चालू खाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है पूंजी खाता, जिसे इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं चालू खाते में कौन कौन से पार्ट होते हैं। चालू खाते में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है दृश्य, यानी जो दिखता हो। दृश्य मतलब होता है दिखना, कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो दृश्य को इंग्लिश में विजुअल बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है अदृश्य, यानी जो दिख ना रहा हो, उसको बोलते हैं इनविजिबल, ठीक है। और पूंजी खाता में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है इसमें निवेश, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा होता है ऋण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोन, और तीसरा होता है बैंक पूंजी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैंकिंग कैपिटल। अब इन सबको हम बारी बारी से समझते हैं। पहले हम समझते हैं चालू खाता और इसके पार्ट को, ठीक है। चालू खाता, जिसे इंग्लिश में करंट अकाउंट बोलते हैं। तो देखो, चालू खाता क्या है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपसे पूछा जाता है आपको बचत खाता खुलवाना है या चालू खाता खुलवाना है, यानी करंट अकाउंट खुलवाना है या सेविंग अकाउंट खुलवाना है। बचत खाता को इंग्लिश में सेविंग अकाउंट बोलते हैं और चालू खाता को करंट अकाउंट बोलते हैं। तो आपसे ये दोनों बातें पूछी जाती हैं तो आप बता देते हो कि आपको कौन सा खाता खुलवाना है, सेविंग या अकाउंट करंट, ठीक है। इसी तरह जब आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो एटीएम के बोर्ड स्क्रीन पर आपको दो तीन तरह के अकाउंट दिखते हैं। पहला दिखता है इसमें सेविंग अकाउंट, दूसरा दिखता है करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पे ये एटीएम की स्क्रीन की फ़ोटो देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सेविंग अकाउंट, ये करंट अकाउंट और ये बिजनेस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको दिखता है। तो ये जो है चालू खाता, ये भी हमारा सेविंग अकाउंट की तरह, यानी बचत खाते की तरह ही एक खाता है। चालू खाता करेंट अकाउंट, ठीक है। चालू खाता यानी करेंट अकाउंट भी आपके बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट की तरह ही एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आपके पैसे जमा होते हैं, आपके पैसे निकलते हैं, ठीक है। इसमें भी पैसे जमा होते हैं और पैसे निकलते हैं, परंतु इसमें क्या है वो हम देखते हैं। चालू खाता यानी करंट अकाउंट, चालू खाते की खासियत यह होती है कि इसमें से दिन में कितनी बार भी पैसा निकाला और जमा किया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक दिन में कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं और एक दिन में कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है। इसके अलावा जब हम पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं काटते हैं, बैंक वाले कोई भी चार्ज नहीं काटते। एक दिन में आप कितना भी पैसा निकालो, कितना भी पैसा जमा करो, ठीक है। और इसमें जमा पैसा पर बैंक कोई ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं देती है। जो हमें सेविंग अकाउंट में मिलता है, ब्याज मिलता है हमें सेविंग अकाउंट में, जब हमारे पैसे रहते हैं उसमें बैंक में तो हमें ब्याज मिलता है, परंतु इसमें चालू खाता यानी करंट अकाउंट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चालू खाते में जमा रकम से ज़्यादा पैसे निकालने की सुविधा भी मिल सकती है, ठीक है। इसमें जितने आपके पैसे जमा होंगे, आपको ज़्यादा निकालने की अगर ज़रूरत पड़ गई, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी सुविधा आपको इसमें मिल सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, चालू खाते की किस किस को ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कंपनियां, ठीक है, ऐसी कंपनियां या बिजनेसमैन या संस्थान जहां पैसे का लेन देन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उनके लिए करंट अकाउंट ही खुलवाना बेहतर है। मतलब जो व्यापार करते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका पैसा कभी भी उनके पास आ जाता है, कभी भी उनके पास से उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ता है या उन्हें किसी को देना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंपनियां जिनका लेन देन बहुत बड़े पैमाने में होता है, ठीक है, उनके लिए करंट अकाउंट खुलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हम साधारण जनता के लिए ये करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसके लिए कुछ खास प्रूफ भी मांगे जाते हैं करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। तो करंट व्यापारिक लेन देन के लिए होता है। अब देखो,
चालू खाता के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के लेन देन होते हैं। कौन कौन से लेन देन होता है? पहला होता है दृश्य यानी विजिबल, दृश्य मदेय होता है, ठीक है, दृश्य मदेय यानी विजिबल। इसमें क्या होता है, इस भाग में हम वस्तुओं के आयात निर्यात को रखते हैं, ठीक है। मतलब हम बंदरगाहों पे जाएंगे तो बंदरगाहों पे हमें दिखाई देगा कि कितनी वस्तु वहाँ पे, कौन सी वस्तु कितनी रखी है। मतलब मान लो कि 50 किलो आटा वहाँ रखा है बंदरगाह पे, 50 किलो गेहूँ रखा है, इसी तरह। तो ये जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, इन वस्तुओं के आयात निर्यात को हम क्या कहते हैं? दृश्य मदेय, ठीक है, दृश्य मदेय कहते हैं। जैसे 50 किलो चावल भारत देश से पाकिस्तान में जा रहा है, तो चावल तो हमें दिख रहा है, ठीक है, जा रहा है तो वो हमें दिखेगा ही, बंदरगाह पे भी दिखेगा, जहाँ से जाएगा वहाँ भी दिखेगा। और 50 किलो आटा पाकिस्तान से भारत आ रहा है, तो जो वस्तुएं में दिखती हैं उसको हम क्या करते हैं? दृश्य मध्य में रखते हैं, यानी विजिबल में रखते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है इसका लेन देन, वो होता है अदृश्य यानी इनविजिबल। इस भाग में हम सेवाएं, आय और अंतरण यानी ट्रांसफ़र आदि को रखते हैं, ठीक है। क्या क्या रखते हैं? सेवाएं, आय, अंतरण, अंतरण को ट्रांसफ़र बोलते हैं, आदि सेवाओं को रखते हैं, ठीक है। इसमें सेवाओं को रखते हैं कौन कौन सी? जैसे सेवाएं, सेवाएं कौन कौन सी हो गई? जैसे सेवाओं को इंग्लिश में सर्विस बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो सेवाएं इसमें जैसे व्यावसायिक सर्विस, व्यावसायिक सेवा, ठीक है, यानी बिजनेस सर्विस, परिवहन, ठीक है, यानी गाड़ी मोटर, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन, ठीक है, ये जो हैं ये सेवाएं होती हैं। और आय, आय क्या होता है? जो आय हमारे यहाँ काम करते हैं जो, ठीक है, जो काम करते हैं विदेशी व्यापार में मजदूरों को जो हम आय देते हैं वो भी हम अदृश्य खाते में रखते हैं, क्योंकि वो पैसे हमें दिखते तो नहीं हैं, ठीक है। जैसे आय, आय को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं। आय में आ जाता है निवेश, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट, फ़ायदा आ जाता है यानी प्रॉफिट, ब्याज आ जाता है यानी इंटरेस्ट, और लाभांश, ठीक है, यानी डिविडेंड। ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं? आय में आ जाती हैं। और अंतरण, अंतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है, यानी भेजना। तो देखो इसमें क्या रखते हैं हम? ट्रांसफ़र में इसमें विदेश में भेजी जाने वाली रकम, अनुदान और उपहारों को रखा जाता है, ठीक है। विदेश में जो हम अपने देश से विदेश में भेजते हैं, पैसे भेजते हों, ठीक है, अनुदान भेजते हों, अनुदान और उपहार, उपहार को जो हम भेजते हैं वो भी हम अंतरण में रखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको चालू खाता यानी करेंट अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट। पूंजी खाता को इंग्लिश में कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो देखो पूंजी खाता पूंजी का प्रवाह बताता है, ठीक है, पूंजी का प्रवाह बताता है, मतलब कितने पैसे देश से बाहर जा रहे हैं, कितने पैसे देश से विदेश से देश में आ रहे हैं, उसको पूंजी प्रवाह कहते हैं, ठीक है। ये पूंजी खाता पूंजी का प्रवाह बताता है कि हमारे देश में एक साल में कितनी पूंजी बाहर गई और बाहर से कितनी हमारे देश में आई, ठीक है। ये काम किसका होता है? ये पूंजी खाता का काम होता है। पूंजी खाता के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के लेन देन होते हैं, ठीक है। चालू खाता में यानी करंट अकाउंट में 2 थे, इसमें 3 होते हैं। कौन कौन से? इसमें पहला होता है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। देखो निवेश का मतलब क्या होता है? निवेश कंपनी आदि में लाभ कमाने हेतु रकम लगाना, ठीक है, कंपनी में लाभ कमाने हेतु रकम लगाना। जैसे आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, सट्टा। सट्टा के बारे में आप जानते ही होगे, सुना होगा आपने। सट्टा में क्या करते हैं हम? पैसे कमाने के लिए पैसे लगाते हैं। जैसे हम 5 रुपये लगाते हैं तो 5 रुपये अगर हमारा सट्टा लग गया तो हमें कुछ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। कितने मिलते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हुआ कि हम बड़ी रकम के लिए छोटा पैसा लगा रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। मतलब कुछ पाने के लिए हम कुछ लगा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो देखो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, इसमें 3 तरह से पैसे आते जाते हैं, यानी 3 तरह से पैसे का लेन देन होता है। कौन कौन सा? पहला होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, दूसरा होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI, तीसरा होता है विदेशी संस्थागत निवेश यानी FII, ठीक है। ये जो 3 हैं, ठीक है, इन तीनों से ही पैसों का लेन देन होता है इन निवेश में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में इन्हीं तीनों से पैसों का लेन देन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला जो है हमारा ऋण, ऋण यानी कर्ज, जिसे इंग्लिश में लोन बोलते हैं, ठीक है। लोन, जो पैसा कर्ज के रूप में एक देश दूसरे देश से लेता है
उसे हम क्या कहते हैं, लोन कहते हैं, यानी कर्ज कहते हैं। हालांकि ये कर्ज हमारे पड़ोस में भी होता होगा, बैंक से भी होता है, पर हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कर्ज यानी ऋण दो तरह के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है निजी ऋण। निजी ऋण वो ऋण होता है जो कर्ज यानी ऋण जो कर्ज प्राइवेट कंपनी लेती है। जैसे मान लो अमेरिका से हमारे भारत देश की किसी प्राइवेट कंपनी ने कर्ज लिया यानी लोन लिया, ठीक है, तो उसको हम किस में रखेंगे, निजी ऋण में, ठीक है। परंतु अगर अमेरिका से या किसी और देश से हमारी भारत सरकार ने, ठीक, भारत सरकार ने अगर ऋण लिया यानी कर्ज लिया किसी काम के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम सरकारी ऋण में रखेंगे। तो यहाँ पर ऋण दो प्रकार के होते हैं, निजी ऋण और सरकारी ऋण, ठीक है। आगे हम देखते हैं तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा बैंकिंग पूंजी यानी बैंकिंग कैपिटल। इसमें NRI जमा को रखते हैं। NRI जमा क्या होता है ये आपको देखना है। NRI वे लोग होते हैं जो हमारे देश से जाकर कहीं और से पैसे कमाकर हमारे देश में भेजते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान हमारे देश में रहता था, ठीक है, तो वो हमारे देश से अमेरिका में चला गया, ठीक है, अमेरिका में पैसे कमा रहा है और हमारे देश में भेजता है, ठीक है, हमारे देश में भेजता है, तो उसको हम उसके पैसे को किस में रखेंगे, उसको हम उसकी गिनती करेंगे NRI में यानी बैंकिंग पूंजी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।